नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माला एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना का अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत तथा वाणिज्य शिक्षण के अंतर्गत भी बनता है। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं और उसका सही प्रारूप क्या है। पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले हम ऊपर पाठ्य योजना लिखते हैं, फिर विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में जहां हम शिक्षण अभ्यास कार्य कर रहे होते हैं उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। परीक्षा में आप XYZ या अ-ब-श विद्यालय लिख सकते हैं। फिर हमको दिनांक लिखनी होती है। दिनांक में आप जिस दिनांक को पाठ्य योजना बना रहे हैं वह दिनांक नोट करनी होती है। कक्षा, जिस कक्षा के लिए हम पाठ्य योजना बना रहे हैं वह कक्षा लिखना होता है। विषय, चूँकि आज हम अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना देख रहे हैं इसलिए विषय में हम अर्थशास्त्र लिखते हैं। फिर प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण में आज हम मुद्रा की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आज हम प्रकरण में मुद्रा लिखेंगे। फिर कालांश लिखते हैं और फिर अवधि लिखते हैं। उसके बाद हम उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो आइए जो विषय के सामान्य उद्देश्य हैं उसको हम देखते हैं कि हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या लिखते हैं। पहला, छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र विषय से अवगत कराना। दूसरा, छात्र छात्राओं में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्र छात्राओं के मानसिक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट, छात्र छात्राओं को बचत एवं निवेश के तरीकों का ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट, छात्र छात्राओं को समाज, राष्ट्र और विश्व की आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। तो ये तो हमारे विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य थे। अब हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। चूँकि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होते हैं तथा विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य आते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट दे सकते हैं, छात्र छात्राएं मुद्रा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, छात्र छात्राएं मुद्रा के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट, छात्र छात्राएं अपने दैनिक जीवन में मुद्रा का उपयोग करना जान सकेंगे। फिर हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत मुद्रा के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट लिख सकते हैं। फिर हम शिक्षण विधि लिखते हैं। शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि तथा विचार विमर्श विधि लिखते हैं। फिर उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र छात्राएं मुद्रा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम प्रस्तावना के प्रश्न बनावें, हमारे प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा जिग-जैग में होने चाहिए। अर्थात जब भी हम प्रश्न का उत्तर पूछें उसी उत्तर से हमारा दोबारा प्रश्न बनना चाहिए। तथा दूसरी बात का ध्यान हमें यह रखना चाहिए कि जब भी हम प्रस्तावना के प्रश्न बनावें हमें प्रस्तावना के उत्तर हमेशा पूरा लिखना चाहिए। छात्र छात्रा यहाँ गलती करते हैं कि वह उत्तर आधा अधूरा ही लिखते हैं।
तो आइए देखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न हम किस प्रकार बनाते हैं। पहला प्रश्न, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। दूसरा प्रश्न, विद्यालय में पढ़ने के लिए हम कौन कौन सी सामग्री लेकर जाते हैं? हम पढ़ने के लिए कापी किताब पेन लेकर जाते हैं। तीसरा प्रश्न, कापी पेन खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कॉपी पेन खरीदने के लिए रुपया या धन की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न, रुपया या धन को क्या कहते हैं? रुपया और धन को मुद्रा कहते हैं। पांचवा प्रश्न, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ उत्तर हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और यही हमारा प्रकरण होगा मुद्रा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे प्रस्तावना के प्रश्न जिगजैग में हैं और उत्तर भी पूरा लिखा गया है। फिर हम उद्देश्य कथन लिखते हैं कि आज हम लोग मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं, पाठ की प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, अगर छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगी। फिर छात्र छात्रा क्रिया और नेक्स्ट कॉलम श्यामपट्ट कार्य का होता है। उसके बाद हम पाठ से संबंधित विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, जैसे मुद्रा किसे कहते हैं? छात्र छात्रा क्रिया में छात्र उत्तर देगा या मौन रहेगा। तो छात्र छात्रा क्रिया में हम लिखते हैं आंशिक उत्तर या मौन। फिर हम स्पष्टीकरण करते हैं और शिक्षण बिंदु में लिखते हैं मुद्रा का अर्थ। स्पष्टीकरण के दौरान जैसे हम यह लिख सकते हैं कि मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय या विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय एक्सचेंज के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय और ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। मुद्रा को राज्य की मान्यता और संरक्षण भी प्राप्त होता है। छात्र छात्रा क्रिया में हम लिखते हैं कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक पाठ में पढ़ाए गए या स्पष्टीकरण के दौरान जो कठिन शब्द हैं उसको नोट करते हैं, जैसे मुद्रा, करेंसी, विनिमय, एक्सचेंज। फिर हम स्पष्टीकरण से संबंधित कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, जैसे मुद्रा का क्या कार्य है? छात्र छात्रा क्रिया में छात्र जवाब देगा विनिमय का माध्यम है। दूसरा बोधात्मक प्रश्न हम वह प्रश्न पूछते हैं जो हमको दूसरे शिक्षण बिंदु में पढ़ाना होता है। तो हम यहाँ दूसरा बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, मुद्रा कितने प्रकार की होती है? तो छात्र छात्रा क्रिया में हम लिखते हैं आंशिक उत्तर या मौन, बच्चा जवाब देगा या चुप रहेगा। फिर हमें उसका स्पष्टीकरण करना होता है और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होता है मुद्रा के प्रकार। अब यहाँ हम फिर स्पष्टीकरण करते हैं कि मुद्रा निम्नलिखित प्रकार की होती है: वास्तविक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, नज़दीकी मुद्रा, वैध मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। उसमें से हम कुछ का डिफिनेशन भी लिखते हैं, व्याख्या भी करते हैं। जैसे वास्तविक मुद्रा किसी देश में प्रचलित मुद्रा वास्तविक मुद्रा कहलाती है, जैसे भारत में प्रचलित सिक्के व नोट।
प्लास्टिक मुद्रा से आशय बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड से है। छात्र छात्रा क्रिया में हम लिखते हैं, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के दौरान जो भी कठिन शब्द आते हैं उसको श्यामपट्ट पे नोट करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर अगर हमको आगे शिक्षण बिंदु पढ़ाना होता है तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, फिर बोधात्मक प्रश्न। लेकिन अगर आगे कोई शिक्षण बिंदु नहीं पढ़ाना है तो फिर हम यहाँ इस लाइन को बंद कर देते हैं। फिर हमें श्यामपट्ट सारांश लिखना होता है। चूँकि ऊपर हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं तो श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के दौरान जो भी कठिन शब्द आते हैं उसको नोट करना होता है। लेकिन श्यामपट्ट सारांश में हमें पूरे पाठ के दौरान जो भी उसकी समरी होती है वो हमें नोट करनी होती है। छात्र अध्यापक द्वारा जो पूरा पाठ पढ़ाया गया है उसका हमको सारांश लिखना होता है। जैसे पहला, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होती है। देश में प्रचलित मुद्रा ही वास्तविक मुद्रा होती है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। फिर हम निरीक्षण कार्य लिखते हैं। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत छात्र अध्यापक समय समय पर कक्षा कक्ष का घूमकर निरीक्षण करेंगे। फिर हम मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न देते हैं, जैसे मुद्रा का क्या अर्थ है और कार्य बताइए, तथा दूसरा मुद्रा कितने प्रकार की होती है। फिर हम गृह कार्य देते हैं। चूँकि छोटे बच्चों को गृह कार्य हमेशा लिखित में देना चाहिए, अतः गृह कार्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं या लिखते हैं कि छात्र छात्राएं मुद्रा के बारे में लिखकर लाएंगे। फिर हम यहाँ इस लाइन को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं सुझाव या आलोचना और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो इस प्रकार हम अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना बनाते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं फिर से इसको कि कैसे बनाते हैं और क्या प्रारूप है। यह अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना या किसी भी पाठ्य योजना का यही प्रारूप है। हम जब भी पाठ्य योजना बनाएं हम इसी प्रारूप में या ऐसे ही हमें पाठ्य योजना बनाना चाहिए। Thank you for watching.